हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई से दोस्ती यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो सेशन में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ऑफ ग्रुप सी डिफेंस सिविलियन पोस्ट इन आर्टिलरी सेंटर नासिक। तो नासिक में देवड़ाली नामक स्थान पे जो भी इंडियन आर्मी का आर्टिलरी सेंटर है, तो उस स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवड़ाली एंड आर्टिलरी रिकॉर्ड नासिक, तो ये जो वहाँ का सेंटर है वहाँ पे ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन नेशनल सिटीजन्स फॉर फॉलोइंग ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट ऑफ वेरियस डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट एट नासिक। ओके, द एलिजिबल कैंडिडेट विल एड्रेस देयर एप्लीकेशन टू द कमांडेंट हेडक्वार्टर आर्टिलरी सेंटर नासिक रोड कैंप महाराष्ट्र पिन 422012। तो दोस्तों आपको बेसिकली जो भी एप्लीकेशन वाया पोस्ट सेंड करना है, तो आपको ये उसके ऊपर होना चाहिए। मतलब जो आप लिखते हो टू, किसी को भेजना है तो टू में आपको ये लिखना है द कमांडेंट हेडक्वार्टर आर्टिलरी सेंटर नासिक रोड कैंप महाराष्ट्र, और ये पिन डालना है आपको। और ये जो नोटिफिकेशन है ये अभी एक दो दिन पहले रिलीज हुआ है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, तो लगभग 28 डेज में वो नासिक पहुंच जाना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको वाया पोस्ट भेजना है। ओके, तो कौन कौन सी वैकेंसीज है पोस्ट से, आप इंडियन पोस्ट के जरिए आपको किस तरीके से ये एप्लीकेशन हार्ड कॉपी, मतलब इसका जो फॉर्म है वो हार्ड कॉपी उसके आपको सेंड करनी है। जो भी आपके मार्कशीट है या इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है उसकी जेरोक्स कॉपी आपको इसके साथ अटैच करनी है। किस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर है इस एप्लीकेशन का वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये नोटिफिकेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नेम ऑफ द पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फॉर रिक्रूटमेंट, कितने उसके पर्टिकुलर नंबर से हर एक पोस्ट के, और डिफरेंट कैटेगरी वाइज उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एलडीसी दैट इज लोअर डिविजनल क्लर्क की 27 पोस्ट है, मॉडल मेकर की एक पोस्ट है, कारपेंटर की दो, कुक की दो, रेंज लांसर की 8 पोस्ट है। उसके बाद अलग अलग आप यहाँ पे देख सकते हो, फिशर फायरमैन, आर्टरी लांसर, बार्बर, वॉशरमैन, एमटीएस गार्डनर एंड हेड गार्डनर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो एमटीएस की अलग अलग पोस्ट है। ओके, तो इस तरीके से कुल मिला के टोटल 107 पोस्ट है, और यहाँ पे आप उसका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हो दोस्तों। सो इसके बाद यहाँ पे कुछ एज लिमिट क्राइटेरिया और एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। जो भी जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है उनके लिए 18 से 25 तक अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, सो दे कैन अप्लाई अप टू द एज ऑफ 30 ईयर्स। फॉर ओबीसी कैंडिडेट दे कैन अप्लाई अप टू द एज ऑफ 28 ईयर्स। ओके, उसके बाद अपर एज लिमिट विद डिसेबिलिटीज, जो लोग दिव्यांगजन हैं उनके लिए ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया उन्होंने दे रखा है। एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे उन्होंने गाइडलाइंस दे रखी है। सो इफ़ यू बिलोंग्स टू दोज पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैटेगरी डू लुक इनटू इट। ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया है, और पे स्केल के बारे में इस चार्ट में आप देख सकते हो दोस्तों। सो एलडीसी दैट इज लोअर डिवीजन क्लर्क है, उसके लिए लेवल 2 का पे मैट्रिक्स होने वाला है फ्रॉम 19,900 टू 63,200। ओके, सो 7th पे स्केल कमीशन के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी या आपको जो भी अलाउंस मिलने वाले वो इसमें इंक्लूडेड होंगे। सो फॉर एलडीसी यू हैव द 12th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ये बेसिक एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर, और हिंदी टाइपिंग स्पीड एट 30 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर। ये आपको एग्ज़ाम, मतलब इसका एक स्किल टेस्ट होगा, तो ये क्वालिफाई करना जरूरी है। ओके, सो इस तरीके से आप देख सकते हो। डिज़ायरेबल क्या है उनको, अगर आपकी एम एस सी आई टी कोर्स हुआ है, या जो कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट ट्रिपल सी नाम का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, अगर आपने वो किया है, या इक्विवेलेंट महाराष्ट्र स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट कंप्यूटर कोर्स अगर आपने किसी और स्टेट का भी किया है तो भी यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। ओके, तो ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे डिज़ायरेबल है। देन मॉडल मेकर के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम लेवल 2 का पे स्केल होगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन 10 प्लस फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी विथ स्पेशल सब्जेक्ट इन ज्योग्राफी मैथमेटिक्स एंड ड्राइंग। ओके, अगर आपके पास आईटीआई की कोई ट्रेनिंग है रिगार्डिंग द कार्टोग्राफी, सो
it's a very good and it is a डिज़ायरेबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। देन कारपेंटर के लिए भी आप देख सकते हो यहाँ पे 10वीं पास का क्राइटेरिया है। ओके, और आपके पास कोई आईटीआई का सर्टिफिकेट है या कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है तो आपको वो डिज़ायरेबल है फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो दोस्तों, मोस्ट ऑफ द पोस्ट यहाँ पे जो भी है उनका जो बेसिक एजुकेशनल क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, वो है 10th पास। मतलब आपको मैट्रिकुलेशन का ये एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं और उसके ऊपर जो डिज़ायरेबल है वो आपके पास होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से ये अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट और एप्लीकेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, एनीवन हु हैज़ अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट बेस्ड ऑन प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट इफ एनी इज इनएलिजिबल एंड हैव टू अप्लाई अ फ्रेश और न्यू एप्लीकेशन फॉर्म। इसके पहले वाली कुछ एडवर्टाइजमेंट होंगी और अगर आपने उसके रिगार्डिंग कुछ एप्लीकेशन कर रखा होगा और अगर आप सोचते हैं कि वही एप्लीकेशन फॉर्म आगे कंटिन्यू होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन मतलब ये जो नोटिस है ये निकलने के बाद 28 डेज में आपका जो भी फॉर्म है वो उसकी हार्ड कॉपी नासिक के जो आर्टिलरी सेंटर है वहाँ पे पहुँच जानी चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। ओके, अगर आपको इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करनी है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड सेंड देयर एप्लीकेशंस एज पर फॉर्मेट अटैच टू। देखो यहाँ पे जो भी आपको ये जो मतलब इसके नीचे एक फॉर्म दिया है उसकी आपको प्रिंट निकालनी है। जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी जेरोक्स कॉपी लगा के जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है वो आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पे सेंड करना है। तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो दिया है तो इस एड्रेस पे आपको वो सेंड करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपका लिफाफा होगा उसके ऊपर आपको ये मेंशन करना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो जिस किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको उस पोस्ट का नाम यहाँ पे लिखना है। और इन कैटेगरी, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो कैटेगरी के आगे यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो आपको लिखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो, फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट टू बी अटैच अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। तो आपको आपके सिग्नेचर उस डॉक्यूमेंट के जेरोक्स कॉपी पे होनी चाहिए। ओके, सेल्फ अटेस्टेड वो कॉपी होनी चाहिए, जैसे कि मार्क लिस्ट ऑफ इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप 10th बेस कोई एग्जाम सॉरी कोई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या 12th बेस अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अकॉर्डिंगली 10th और 12th की मार्कशीट की जेरोक्स कॉपीज विथ योर सेल्फ सिग्नेचर अटैच करनी है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और म्यूनसिपैलिटी बर्थ सर्टिफिकेट फॉर बर्थ प्रूफ। ओके, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी यहाँ पे चल सकता है। वन सेल्फ अटेस्टेड एनवलप ड्यूली अफिक्स्ड विथ ₹5 पोस्टल स्टैम्प। तो ये जो पोस्टल स्टैम्प का एक आता है ₹5 का, तो उसको चिपकाया हुआ एक आपका सेल्फ अटेस्टेड एनवलप होना चाहिए। वन लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाय सेल्फ ऑन बैक साइड ऑफ फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ जो होता है आपका पासपोर्ट साइज, उसके बैक साइड पे आपको सिग्नेचर करके उस लिफाफे में डालना है। डिस्चार्ज बुक इन केस ऑफ एक सर्विसमैन। तो अभी एक सर्विसमैन के लिए ये डिस्चार्ज बुक का क्राइटेरिया है। इफ़ यू बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी डू चेक इट आउट व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली। तो जो भी जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर है उनके पास से ये सर्टिफिकेट उनको निकलवाना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड इफ़ एनी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो तो डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे जोड़ सकते हो। फोटोकॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, तो वो भी आपको यहाँ पे अटैच करना है। इफ़ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पीएचपी दैट इज़ फिजिकली हैंडीकैप जो होते तो उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या उनका जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे लगाना है। द फॉलोइंग एप्लीकेंट एप्लीकेशन विल बी समरीली रिजेक्टेड। कौन से कंडीशन में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। एप्लीकेशन विदाउट सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। अगर आपने आपके सिग्नेचर मतलब जो फॉर्म है उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है या जो भी आपने आपके जो डॉक्यूमेंट्स है अगर उसकी जेरोक्स कॉपी पे आपने सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया है, उसको साइन नहीं किया है, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। एप्लीकेशन अदर देन प्रिस्क्राइब परफॉर्मा। इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के नीचे जो भी फॉर्मेट दिया है इसके अलावा अगर किसी और फॉर्मेट में आप एप्लीकेशन सबमिट करते तो आपको आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू फैक्स और ए वैन।
तो फैक्स के ज़रिए या एवैन के ज़रिए अगर आप एप्लीकेशन भेजते हो तो वो भी रिजेक्ट होगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट, ओके, तो आप लगभग समझ लो कि 20 जनवरी से पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए, इस हिसाब से आपको वो पोस्ट के ज़रिए पहले ही भेजना होगा, ओके। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फॉर एनी रीज़न, तो ड्यू डेट के बाद अगर आपका एप्लीकेशन वहाँ पे पहुँचता है तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। इनकम्प्लीट और इलीगल एप्लीकेशन, अगर आपने कोई एप्लीकेशन गलत फिल किया है या कुछ इनकम्प्लीटनेस उसमें है तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। लेटेस्ट फोटोग्राफ नॉट पेस्टेड ऑन एप्लीकेशन, अगर आपने आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ एप्लीकेशन के ऊपर पेस्ट नहीं किया है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मार्कशीट ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन नॉट अटैच, अगर आपने 10वीं या 12वीं का जो भी प्रिस्क्राइब मार्कशीट है वो अगर आपने अटैच नहीं किया है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन फॉर वन कैटेगरी और पोस्ट, कैंडिडेट हु फॉरवर्ड मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेम कैटेगरी और पोस्ट, their candidature will be rejected outright without any notice to such a candidate, ओके। अगर आपने किसी एक सिंगल पोस्ट के लिए मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म भेज दिए तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा। सपोज आपको अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, सपोज एलडीसी के लिए अप्लाई करना है या एमटीएस के लिए अप्लाई करना है या और किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो हर एक पोस्ट के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। लेकिन किसी एक पोस्ट के लिए मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म आपको नहीं भेजने, तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। सो उसके बाद ये पॉइंट है, इट इज़ मेड क्लियर दैट मेयरली फुलफिलिंग द बेसिक इसेंशियल क्वालिफिकेशन डज नॉट ऑटोमेटिकली एंटाइटल अ पर्सन टू बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट, ओके। तो अगर आपके पास बस इसेंशियल क्राइटेरिया है और आपने फॉर्म फिल कर दिया, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको वो रिटन टेस्ट के लिए बुलाएंगे, ओके। सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट बेसिस, तो मेरिट बेसिस पे ये यहाँ पे सिलेक्शन किया जाने वाला है। जितने भी वैकेंसीज है उस हिसाब से कितने कैंडिडेट को रिटन टेस्ट के लिए बुलाना है, तो आपके मार्कशीट या आपके जो अलग अलग सर्टिफिकेट आप उसके साथ अटैच करोगे तो उस बेसिस पे वो डिसाइड होगा कि कौन से लोगों को वहाँ पे बुलाना है, तो मेरिट बेसिस पे ही वो लोग कॉल करेंगे। एप्लीकेशन विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन इन इसेंशियल क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है एप्लीकेशन जो है वो शॉर्टलिस्टेड होगा फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन इन इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन, आपके 10वीं या 12वीं के जो मार्क्स है उस एग्ज़ाम में स्कोर किए गए मार्क के बेसिस पे ही आपका मेरिट लिस्ट लगेगा। और जिन लोगों को रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो उस टेस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है, देखो। क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू टाइप का आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें निगेटिव मार्किंग रहेंगी 0.25 मार्क्स की, ओके। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फॉर एलडीसी ओनली विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन कंपोजिशन एंड कॉम्प्रहेंशन। सो एलडीसी के लिए जो भी एग्जाम होने वाली है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा जिसमें कंपोजिशन और कॉम्प्रहेंशन के रिगार्डिंग सवाल आपको पूछे जाएंगे। डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट स्किल टेस्ट विल बी इंटीमेटेड टू एलिजिबल कैंडिडेट सेपरेटली, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट नासिक ओनली, ओके। तो जो भी कैंडिडेट को वो शॉर्टलिस्ट करेंगे उनको सेपरेटली मेल भेजेंगे या मैसेज करेंगे जो भी है, तो उनको सेपरेटली इन्फॉर्म किया जाएगा जब भी एग्ज़ाम होगी। नो इंक्वायरी और करस्पॉन्डेंस फॉर इन्फॉर्मेशन विल बी एंटरटेन, तो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग इंक्वायरी या कोई भी करस्पॉन्डेंस वो सुनने नहीं वाले हैं। जैसा यहाँ पे बोला गया है आपको बस वैसा करना है। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको एग्जामिनेशन के लिए कॉल आएगा, इसके अलावा आप उनको कॉल करके या उनको किसी भी चीज़ की इंक्वायरी करके कुछ सवाल आपके पूछ नहीं सकते फिलहाल। Candidate living with more than one spouse or married to another spouse while the first spouse is alive shall not be eligible to apply, ओके। तो मुझे नहीं लगता ये केस किसी के साथ होगा, अगर होगा तो आप इसका ध्यान रखिए, आप एलिजिबल नहीं हैं, ओके। तो ये कुछ जनरल गाइडलाइंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी तरीके का कैनवासिंग मतलब कोई सेटिंग के ज़रिए या कोई इलीगल प्रैक्टिस के ज़रिए आप अगर ये पोस्ट हासिल करना चाहते हो तो ये कोई भी ऐसी चीज़ें एंटरटेन नहीं की जाने वाली। द कैंडिडेट सिलेक्टेड शैल बी गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस 2004 के अंडर आपको जो भी लाभ है वो मिलेगा, ओके। सो जो भी एग्ज़ाम होने वाली है, जो भी स्किल टेस्ट होने वाली है, रिटर्न एग्ज़ाम स्किल टेस्ट, तो उसके लिए कोई भी टीए डीएड आपको
प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ओके, डियरनेस अलाउंस या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आपको दिया नहीं जाने वाला है। ओके, तो ये कुछ जनरल गाइडलाइंस है, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन पेपर के बारे में यहाँ पे बताया गया है किस तरीके का पैटर्न होने वाला है। द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ रिटन टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी में आपका क्वेश्चन पेपर होगा। सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ एलडीसी इज एज फॉलोज। तो एलडीसी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो 2 घंटे का पेपर होने वाला है और इस टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और स्किल टेस्ट होगा। ओके, स्किल टेस्ट विल बी टेकन ऑन कंप्यूटर, राइट। सो इस तरीके से होने वाला है। सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ अदर पोस्ट, तो एलडीसी के अलावा जितने भी बाकी के पोस्ट है उसमें देखो 2 घंटे का टाइम पीरियड होने वाला है। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, 0.25 निगेटिव मार्किंग होगा। ओके, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क, जनरल इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो इस तरीके से ये होने वाला है। जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, एक बार देख लेना। अगर इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के रिलेटेड कोई भी लीगल डिस्प्यूट होता है तो उसका जुरिस्डिक्शन नासिक के कोर्ट में ही होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो जुरिस्डिक्शन विल बी सेटल इन नासिक ओनली। नासिक के अलावा किसी भी अन्य शहर में आप ये जुरिस्डिक्शन फाइल नहीं कर सकते, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा नोटिफिकेशन था। यहाँ पे आप ये फॉर्मेट फॉर एप्लीकेशन देख सकते हो। आपको इसका प्रिंट निकाल के इसके ऊपर जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से फिल करके आपको इसके साथ जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स है उनकी सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपीज आपको अटैच करनी है और वो सेंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से ये पूरा एप्लीकेशन है, राइट। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू अप्लाई, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द लोकल स्टूडेंट हु आर रिसाइडिंग इन नासिक और नियर बाय एरियाज इन महाराष्ट्र। और इफ़ you are interested to come in Nasik and apply for this post, and if you are a Indian citizen then you can apply from any corner of the country. Okay, so this is all about this particular notification. So thank you guys, have a great day, see you soon in our next video session.